हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम विलियन के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखो, एक क्या है विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 400 ग्राम साधारण नमक विलय में विलियन की जो सांद्रता का परिकलन करना है। तो देखो फर्स्टली क्या है कि जो विलय पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो कितना है, यानी कि 40 ग्राम है, ठीक। और विलायक जो जल का द्रव्यमान है कितना है, 320 ग्राम है। मैंने आपको क्वेश्चंस में आपको पिछला भी मैंने बताया था कि जो विलयन का द्रव्यमान प्रति सप्ताह का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, कि विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। अब हमें पता है, देखो विलियन क्या हुआ, विलियन वही होता है जब हम क्या करते हैं, किसमें, जब हम जल में नमक को मिलाते हैं, जल में किसी भी अदर उसको मिलाते हैं, अदर विलय को मिलाते हैं, विलायक में अदर विलय को मिलाना, ये जो उससे बनता है उस विलयन होता है। तो अब विलियन का द्रव्यमान पूछा, तो विलियन में देखो क्या करेंगे हम, विलय का द्रव्यमान हमारा 400 ग्राम है और विलायक का द्रव्यमान कितना है, 300 ग्राम है। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डेट मीन्स ये हमारा क्या आ जाएगा, विलियन का द्रव्यमान आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, विलियन का द्रव्यमान आ जाएगा। अब ये विलियन का द्रव्यमान, अब क्वेश्चन हमें पता है कि जो विलियन का द्रव्यमान प्रति सप्ताह का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो देखो ये हो जाएगा 40/30 प्लस 40, ठीक है। ये तो होगा 40/30 प्लस 40, दोबारा लिखाती हूँ, तो 40/360 इंटू ये तो है। अब इससे कैंसिल, इससे 9 कैंसिल। अब 100/9, 100/9 को हम चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 11.1%। ओके। अब देखो निलंबन क्या है, आपने मतलब मैंने आपको बताया था कि जो बिस्मांगी, पहले बात बिस्मांगी होता क्या है, बिस्मांगी वो चीज़ होती है इसमें दोनों जो पदार्थ हम विलय पदार्थ ब्लैक पदार्थ हम मिलाते हैं तो वो क्या होता है, डिजोल्व नहीं होते हैं, तो वो बिस्मांगी होता है, ठीक है। अब देखो बिस्मांगी घोल जो क्या होता है, ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, उसे निलंबन कहते हैं। जो क्या होता है, ध्यान रखना है कि जो ठोस, यानी कि जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, जो ठोस है वो द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, तो वो निलंबन कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी हमने क्या लिया, जैसे कोई विलियन है, लाइक हम कोई विलियन ले रहे हैं, जैसे हम कोई हमने ठोस की चीज़ ली, ठीक है, उसको जल में मिला रहे हैं, तो वो क्या है, वो चेंज द्रव में हो रहा है, ठीक है, चेंज द्रव्य हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली क्या वो डिजोल्व नहीं होता है, तो डेट मीन्स वो क्या निलंबन है। अब यहाँ से एक चीज़ मिल सकता है, विलयन तो हमारा समांगी मिश्रण हुआ, यहाँ से डिफरेंस मिल सकता है, ठीक है। और निलंबन जो हुआ हमारा क्या है, बिस्मांगी मिश्रण है। इसमें क्या होता है, जो विलय के पदार्थ होते हैं वो घुलते नहीं हैं, बल्कि जो क्या होता है, माध्यम की समष्टि में निलंबित होते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि जो निलंबन क्या है, एक बिस्मांगी क्या है, मिश्रण है, जो क्या है, जिसमें क्या है, विलय पदार्थ जो है, विलय के पदार्थ जो है वो घुलते नहीं हैं, ठीक है, बल्कि क्या है कि ये माध्यम की समष्टि से क्या होता है, निलंबित रहते हैं। लेकिन जो ये निलंबित कण होते हैं उन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो निलंबित कण हैं, जो निलंबन की जो भी कण हैं उन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे निलंबन के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको बताया विलयन तो क्या हुआ, एक समांगी मिश्रण है, बट ये निलंबन जो है एक बिस्मांगी मिश्रण है। क्यों, जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिस्मांगी मिश्रण में ये है क्यों, बिस्मांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, जब दोनों चीज़ें आपस में डिसॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है। जो वह बिस्मांगी मिश्रण जो क्या है, जो ठोस से द्रव में क्या होता है, परिक्षेपित होता है, तो निलंबन कहलाता है, ठीक है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कीचड़ है, ठीक है। कीचड़ क्या है कि अगर वो किसमें क्या है, देखो कीचड़ अगर ठोस कोई कीचड़ है, ठीक है, गंदगी सी पड़ी है, और क्या है कि उसमें वो थोड़ा सा अगर उसमें पानी मिला दे रहे हैं तो क्या कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, नहीं, वो थोड़ा द्रव के उसमें भी रहता है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरा ठोस मिल जाए, वो कंप्लीटली मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो वही क्या है, ये कि जो ठोस से द्रव में क्या है, परिक्षेपित हो जाता है। मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया, आप एग्जांपल देख भी सकते हो अपने आसपास की घर के बनाने वाले के पास भी एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्या है कि ये कि बिस्मांगी मिश्रण है, ये कण जो होते हैं, ये जो कण होते हैं, ये आंखों से देखे जा सकते हैं, ठीक है। ये निलंबित कण जो होते हैं, निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो मार्ग होता है दृष्टिगोचर हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था विलयन जो होते हैं वो प्रकाश की किरणों को फैलने नहीं देते हैं, बट जो निलंबन होते हैं वो ये निलंबन जो होते हैं प्रकाशी कणों को, जो कण होते हैं उनको फैला देते हैं, ठीक है। जब इन्हें क्या है, जब इन्हें शांत छोड़ा जाता है
तो ये क्या होते हैं, ये कण नीचे की ओर क्या है बैठ जाते हैं, और अर्थात जो निलंबन होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, ये टेम्परेरी होता है, लेकिन जो विलयन होता है वो स्थायी होता है, यानी कि परमानेंटली होता है। ठीक, अब छानने द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अगर देखो आप कीचड़ अगर बाई चांस छान रहे हो तो वो क्या है कि उसके जितने भी कण हैं उसको आराम से छान सकते हो, लेकिन विलयन को आप क्या करोगे, नहीं छान सकते ना। ठीक, तो ये इससे क्या है कि जो सभी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और निलंबन जो है समाप्त हो जाता है। इससे क्या होता है, जो विलयन में प्रकाश की किरणों का विकिरण है वो रुक जाता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको निलंबन के बारे में बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि निलंबन है क्या। अब देखो पढ़ते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है कि प्राप्त मिश्रण को कोलाइडी विलयन जैसे क्या है, आप देखो 2.2 में जैसे को मैंने आपको बताया था, जैसे आप क्रियाकलाप 2.2 देखते हैं पहले। ठीक है, मैं आपको क्रियाकलाप 2.2 दिखा देती हूँ पहले। क्रियाकलाप 2.2 कहाँ चला गया, जैसे देखो ये है क्रियाकलाप 2.2 में, जो कि मैंने विलयन में भी आपको बताया था, ये क्रियाकलाप 2.2। अब इसके द्वारा मैं आपको बता दूँ, देखो इसमें क्या है कि एक मड़ोच्छिन्नक है जो ये इसमें छानने की प्रक्रिया कर रहे हैं कीप लगा के परख नली से। अब देखो इसी को क्या कहते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, कोलाइडी विलयन के बारे में बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ते हैं। देखो ये क्या है कि जो ये कोलाइड है, यानी कि जो प्राप्त मिश्रण होता है, जो भी हमारी परख नली में जो जैसे परख नली थी तो उसमें जो प्राप्त मिश्रण है तो वो क्या हमारा कोलाइडी विलयन कहलाया जाता है। अब इसमें क्या है, जो कोलाइडल की क्या होते हैं, कण होते हैं, विलयन में समान रूप से क्या है फैले होते हैं। जो कोलाइड होते हैं, कण जो समान रूप से फैले होते हैं, तो इसमें क्या था, अपेक्षा कणों की जो आकार है वो छोटा होने के कारण ये मिश्रण जो है समांगी प्रतीत होते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, जो विलयन होते हैं वो क्या होता है, विलयन जो होता है वो विषमांगी मिश्रण है, जैसे कि दूध। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके जो गुणधर्म है वो क्या है। जो कोलाइडल है, ठीक है, कोलाइडल कणों के आकार जो होते हैं, आकार छोटे होने के कारण हम इन्हें आंखों से नहीं देख पाते हैं, बट जो निलंबन होते हैं इसलिए हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, जब इन्हें आंखों से नहीं देख पाते हैं तो ये जो कण होते हैं, इनकी जो कण होते हैं प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। ठीक है, क्या है आसानी से, जैसे हम क्या है कि हमारे देखो अब एग्जाम्पल से एज्यूम भी कर सकते हो कि अगर हम जैसे रूम में बैठे हैं, ठीक है, एक अंधेरे रूम में बैठे हैं, ठीक, उसमें क्या है कि अगर हम छोटा सा कहीं छेद से अगर हम प्रकाश डाल दें तो पता चल जाता है कि ये जो कण है इसमें दिख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उस प्रकाश को फैला देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि जैसे कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है कि जो प्रकाश की किरणों का मतलब प्रकाश की किरणों का ही फैलाना, प्रकाश की किरणों का फैलाना ही क्या है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणों का फैलाना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब ध्यान रखना है, जो टिंडल नामक व्यक्ति ने टिंडल प्रभाव की खोज की थी, किसने की थी, टिंडल नामक व्यक्ति ने ही टिंडल प्रभाव की खोज की थी। जैसे मैं बताया ना आपको, बंद कमरे में छेद से आप उसमें प्रकाश देख रहे हो, पता चल जाता है कि ये कण यहाँ इस दिशा में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक देखो फॉर एग्जाम्पल बता भी रहे हैं इसमें, देखो कि एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब हम प्रकाश की किरणें आती हैं तब हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। आप इजीली वहाँ देख सकते हो, बंद कमरा करना, उसमें छोटा सा छेद, फिर उसमें देखा प्रकाश की जो किरणें आएंगी वो इस तरह से दिखाई देंगी। अब जैसे कि अगर नहीं भी है तो देखो आप ऐसा करना, जैसे एक बंद कमरे में टॉर्च को जलाना, ठीक है, जलाएंगे तो उसमें क्या होगा, प्रकाश का जो मार्ग होगा वो दृष्टिगोचर होता है। अब देखो इसमें क्या है कि देखो अब कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो क्या होता है, ब्लू रंग का होता है। ठीक, तो इसमें कहते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। क्यों नहीं दर्शाता है, देखो मैं बताती हूँ, क्योंकि वो इसलिए नहीं दर्शाता क्योंकि वो खुद क्या होता है, कलरफुल होता है। अब कलरफुल में कोई भी प्रकाश का प्रकीर्णन कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब भी तो कहते हैं कि प्रिज्म में क्या होता है कि 7 रंग का प्रकाश निकलता है, क्योंकि वो ओनली पूरा प्योर वाइट होता है। ठीक है, वो पूरा वाइट होता है, उस वाइट में 7 जो कलर है वो इजीली निकल जाता है, लेकिन वो कॉपर सल्फेट का विलयन तो खुद ही क्या है, कलरफुल है। तो उसमें क्या है कि कोलाइड में प्रकाश, उसमें टिंडल प्रभाव का होना बहुत ज़्यादा मतलब जरूरी, कि मतलब वो नहीं कर पाएगा, उसका प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी कलरफुल है। वो प्रकाश का प्रकीर्णन, उसमें क्या होगा कि उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कम, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो वो उसमें क्या प्रकाश को नहीं फैला पाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखो ये क्या है, यह कमरे में एक मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कण होते हैं। जब ये घने जंगल के आच्छादन के से
सूर्योदय की किरण जो गुजरती है वहाँ जो होता है टंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जो मूवी में घने जंगल होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें टंडल प्रभाव को भी देख सकते हो। देखना इस मूवी को ध्यान से देखना, मूवी में जब जहाँ भी बहुत सारे घने जंगल, वहाँ जब प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है तो वहाँ ईजिली हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हम टंडल प्रभाव को देख सकते हैं। और जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के जो कण होते हैं, जो कि क्या होते हैं, कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब देखो कोलाइड के कुछ समान व्यवहार पढ़ते हैं, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स एसएससी, सीजीएल्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं, देखो अब परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त माध्यम, प्रकार और उदाहरण। देखो जब क्या होता है परिक्षिप्त अवस्था, यानी कि द्रव से ठोस, यानी जब द्रव से वो ठोस माध्यम में, यानी कि द्रव से जब वो गैस माध्यम में होती है तो वो एरोसेल प्रकार का होता है। और उसका उदाहरण क्या होता है, कोहरा, बादल और कुहासा। कैसे, देखो आप देखो क्या होगा, जो पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, अब वो क्या करता है, वो गैस बन के हमारी क्या होता है, वो देखो आपने कभी एज्यूम करा होगा जब आप कभी जा रहे हो, ठीक है, जब आप कहीं कभी जाते हो तो वो जो एक फॉग होता है वो हमारे बालों पर चिपक जाता है ना, तो बस वैसे ही है कि जो द्रव है जब वो गैस के रूप में आता है डेट में वो प्रकाश एरोसोल होगा। और उसका उदाहरण क्या होगा, कोहरा, बादल और कुहासा। ठीक है, ध्यान रखना, कोहरा, बादल और कुहासा। ठीक, ठोस और परिक्षेपित, मतलब ठोस यानी परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, यानी कि अगर वो ठोस से गैस में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ठोस से गैस में, तब वो क्या है, तब भी वो एरोसेल है, यानी कि ठोस से गैस में धुआं स्वचालित वाहनों का निथार। जैसे क्या करते हैं, आप ठोस लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, अब वो लकड़ी जलती है तो गैस के रूप में चली जाती है, तो गैस के रूप में जलती है तो धुआं बनता है ना, तो वही क्या है, इसका उदाहरण है स्वचालित वाहनों का निथार। ठीक है, अब देखो गैस से द्रव, ये गैस से द्रव क्या है, क्रीम, गैस से द्रव क्रीम, ये सेविंग क्रीम। ठीक है, द्रव से द्रव, जब द्रव से द्रव होगा तो इमल्सन, जैसे दूध, फेस और क्रीम। द्रव से द्रव इमल्सन होता है, यानी इमल्सन का प्रकार। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इमल्सन का प्रकार कौन सा है, यानी कि द्रव से द्रव क्या है, इमल्सन का प्रकार है, और दूध, फेस और क्रीम इसका उदाहरण है। ठीक है, अब देखो ठोस से द्रव, ठोस से द्रव, ठोस से जब ठोस से द्रव होगा तो सोल, यानी किसका प्रकार, सोल का प्रकार है, इसका जो उदाहरण है वो कीचड़ है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशिया मिल्क है, दूधिया। ठीक है, अब देखो इसका देखो परिक्षेपित माध्यम, यानी गैस से ठोस में, जब वो गैस से ठोस में जाएगा तो ये फ्रेम का प्रकार है, फोएम का, यानी कि झाग का। ठीक है, तो फोएम, रबड़, स्पंज और फ्यूमिस। ठीक, इसके उदाहरण है, जैसे गैस से ठोस में, ध्यान रखना गैस से ठोस में, तो ये फोएम का उदाहरण है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो गैस से ठोस, गैस से ठोस मैंने आपको बताया था फोएम, रबड़ और ये। अब द्रव से ठोस, द्रव से ठोस, अब देखो जेल, आपने देखा होगा, अब जेल जो अपने बालों वगैरह में यूज़ करते हैं तो वो एक द्रव लिक्विड जब थोड़ा सा टाइट हो जाती है, वो ठोस का रूप ले लेती है तो वो जेल हो जाता है ना, तो हमारे बालों में भी चिपक जाता है। तो जैसे जेली, पनीर और मक्खन। ठीक है, दूध क्या होता है, पहले लिक्विड होता है, ठीक है, अब उसको हम क्या करते हैं, उसको क्रीम निकालते हैं, जब उसको क्रीम निकालेंगे तो वो ठोस की ठोस होगी। तो मक्खन और पनीर और जेली ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। इसलिए आप अपने एग्जाम्पल्स भी घर में भी देख सकते हो इस टाइप का। आपसे मम्मी क्या करती हैं, दूध होती है, दूध को मिलाई उतारती हैं, मिलाई उतारने उसमें दही, उसमें फिर उसका मक्खन निकालती है, तो वो दूध द्रव से ठोस में चेंज हो जाता है। तो उसका जो एग्जाम्पल है ये जेल का एग्जाम्पल है, और जेल का एग्जाम्पल क्या है, ठोस से यानी कि द्रव से ठोस में, और एग्जाम्पल क्या है, जेली, पनीर और मक्खन। ठीक है, अब क्या ठोस एरोसेल, जैसे रंगीन पत्थर, दूध और कांच जैसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में जरूर आते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन आपको बाद में कराऊंगी। अब देखो टिंडल प्रभाव, एक वही टिंडल प्रभाव मतलब क्या है कि जैसे आप अंधेरे मूवीज़ वगैरह में देखना। ठीक, अब देखो कोलाइडल के जो क्या है गुणधर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है इसके बारे में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो कोलाइडल क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, अब इनको क्या हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ठीक है, और इनके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। इन्हें शांत छोड़ अगर हम देते हैं तो ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और इनके जो कण हैं वो तल पर बैठ जाते हैं। ये छानने की विधि के द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते हैं, और किंतु एक विशेष विधि
इसके लिए ध्यान रखना, कोलाइडी विलयन के लिए कौन सी विधि का यूज करते हैं? कोलाइडी विलयन के लिए आप केंद्रीकरण तकनीकी का यूज करते हैं। ठीक है, आप केंद्र तकनीक का यूज करते हैं, यानी कि जो केंद्र को बल लगाता है। ठीक है, तो अब केंद्र तकनीकी का यूज करते हैं। अब कोलाइडी विलयन जो होता है, कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बना होता है। ध्यान रखना, परिक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बना होता है। ये विलेय पदार्थ की तरह का घटक है। ये परिक्षेपित कण जो कोलाइडल के रूप में रहता है, जो क्या होता है? कोलाइडल के रूप में रहता है। इसे क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। अब ध्यान रखना, कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बना होता है, और ये विलयन की तरह का घटक या परिक्षेपित कण जो कोलाइडल के रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त यानी कि डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और ये क्या होता है? ये वह घटक है जो परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है। जिसमें क्या होता है? परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहती है तो उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना परिक्षेपण और परिक्षेपण माध्यम में अंतर ध्यान बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो, परिक्षेपित कण जो कोलाइडल के रूप में रहते हैं तो परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। जो परिक्षिप्त प्रवस्था को निलंबित करते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या पढ़ते हैं? जो कोलाइडल है, कोलाइडल का परिक्षेपण माध्यम, कोलाइडल का परिक्षेपण माध्यम ठोस द्रव गैस होता है कि अवस्था जो है परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया सकता है। तो उदाहरण मैंने आपको कुछ दिखा दिए। देखो तो सारे उदाहरण मैंने 2.1 में सारे उदाहरण मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो आई होप सो ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। निलंबन और कोलाइडी विलयन के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया। ये क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से खुद से राइट करके मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी। ठीक है, अब देखो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण क्या है? ये देखो, जो प्रायः क्या होते हैं, जो ये प्रकृति यानी कि पदार्थ होते हैं प्रकृति रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण में जो क्या होता है, घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, और पृथक करने से मिश्रण का घटक के जानकारी प्राप्त करना ही सुगम, मतलब ये चीज़ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोलाइडी विलयन और निलंबन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और जो बिस्मांगी मिश्रण की जो भौतिक जो क्रिया द्वारा पृथक किया सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, चलिए छानकर, जो हम प्रतिदिन के व्यवहार में लाते हैं। तो मतलब ये क्या है कि एक जो बिस्मांगी मिश्रण के साधारण भौतिक द्वारा इससे पृथक किया सकता है। अब देखो, रंग करने वाले जो घटक हैं यानी कि डाई हैं, वो नीले को काला अगर काले की स्याही से कैसे पृथक किया सकता है, अब उस चीज़ के बारे में हम देखो पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखो पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे? देखो, आपने कभी देखा होगा, जैसे आपने एक बीकर में जल लिया, उसके जैसे स्पिरिट लैंप लगाया, उस बीकर में फिर आपने क्या है, बॉज ग्लासेस बंद कर दिया। जैसे ही क्या करेंगे, आप स्याही को डालेंगे तो स्याही का बिल थोड़ा सा कलर नीचे आएगा, पर बाकी सारा बाष्प बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब से पृथक कर सकते हैं आप इजलिए। ठीक, आप देखो इसे कैसे, आप जैसे दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। अब दूध से क्रीम को पृथक करना बहुत इजी है। दूध से क्रीम को पृथक करना आप घर में देख सकते हो एग्जाम्पल की मम्मी कैसे दूध को पृथक की, मतलब जो दूध से क्रीम को पृथक करने पर ध्यान रखना, अब केंद्रीय बल का यूज़ होता है, क्योंकि सारा जो फोर्स है वो हमारे सेंटर में लगता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही होता है जो इतना सारा फोर्स सेंटर में लगता है, यानी कि उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल कैसे देखा आपने मथनी देखा होगा, ऐसा मथनी क्या होता है, बीच में अगर मथनी से इस टाइप की मथनी होती है, मैं बताती हूँ। देखो इस टाइप की ये है और ऐसा मथनी होती है, तो सारा बल इधर की यहाँ सेंटर में लगाती है। तो जब ये सेंटर में अगर बल लगेगा तो ये वो हमारा होगा अपकेंद्रीय बल। ध्यान रखना है आपको, जो सेंटर में बल लगता हो वो उस बल को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो सेंटर में लगता है बल। ठीक है, तो आप इसलिए आप इस चीज़ को देख सकते हैं, इतना पढ़ने का जरूरत है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरे क्रीम को पृथक करने के लिए हम अपकेंद्रीय बल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कोलाइडी विलयन वाला मैंने आपको बताया था, उसमें भी हम अपकेंद्रीय बल का यूज़ करते हैं। जैसे दो आघूलनशील द्रव्यों का मिश्रण कैसे पृथक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, दो आघूलनशील जैसे मिट्टी का तेल और जल को पृथक करना का इसलिए प्रयास कर सकते हैं क्योंकि आप कभी आपने देखा होगा कि तेल और जो नमक होता है, वो तेल और जो जल होता है वो कभी आपस में घुलते नहीं। वो बिस्मांगी मिश्रण का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो मिट्टी का तेल जैसे ये है, आघूलनशील द्रव्यों का पृथक्करण। आपने स्टॉप कॉक लिया, उसमें जल लिया, उसमें मिट्टी का तेल लिया, पृथक्करण की ईप लगाई। तो देखो क्या है कि कभी भी जो जल और तेल होता है वो आपस में क्या होता है, कभी भी डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो डिजॉल्व नहीं होते तो इसे पृथक्करण कीप द्वारा इसे क्या कर थोड़ा सा कर सकते, मतलब इसे
क्या बोलना चाहिए, इसे मतलब छान सकते, इसे छान सकते हैं, फिर भी क्या होगा, इसे छान से विधि द्वारा भी नहीं होगा। ये कौन सी विधि द्वारा होगा, ये कोई सी भी विधि द्वारा नहीं हो सकता। इसको मतलब सिर्फ एक ही इसका तरीका है कि इसको मतलब क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ सान छोड़ सकते हैं। इससे क्या है कि जो भी क्या बोलते हैं उसे, तेल की बूंदें हैं वो ऊपर आ जाएं, बस इसका और कोई मतलब, इसका और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। बट ये है कि नमक और कपूर के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग हम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जिनमें क्या होता है, जैसे कुछ मिश्रण है जो ऊर्ध्वपातित हो सके, अवयव हो सके, उससे ऊर्ध्वपातित ना होने योग्य इस प्रकार में नमक पृथक करने में ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। अब आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन जो है कि उसके क्या उदाहरण हो सकते थे, अमोनियम क्लोराइड, नेपथली, एंथ्रासाइन, ये क्या होते हैं, ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं। आपको बता देती हूँ। देखो ऊर्ध्वपातित करने का मतलब क्या है। ऊर्ध्वपातित प्रक्रिया द्वारा कपूर और नमक का पृथक्करण कैसे करते हैं। आपने क्या लिया, एक आपने चीनी मिट्टी की प्याली ली, फिर उसमें क्या हुआ, जैसे आपने क्या चीनी मिट्टी की प्याली लेके उसमें कपूर और नमक का मिश्रण जैसे डाल रहे हो आप, ठीक है। जैसे आपने देखो दिख भी रहा है, आपने मिश्रण डाला। अब वो जो ठोस जो जैसे आप जैसे डालो उसे गर्म करोगे, जैसे आप गर्म करोगे तो कपूर है वो साइड में जाकर चिपक जाएगा, ठीक। तो लेकिन ऊपर से बंद करना है। जैसे आप उसे गर्म करोगे, गर्म करने के बाद जो है वो जो वाष्प है वो क्या है, साइड से आकर चिपक जाती है। तो बस इसका यही मतलब है। बस यहाँ इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा कपूर और नमक का ही पृथक्करण होता है, ठीक है। बस यही इसमें पूछा था, ज़्यादा कोई इसमें पूछा नहीं आता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ किस लिए, बस ये बताने के लिए कि ऊर्ध्वपातन विधि कहाँ यूज़ की जाती है। इसका उदाहरण क्या है, कैम्फोर, कि किसी भी ठोस को गैस में बदलने के लिए, किसी भी ठोस को गैस अगर हम बदल रहे हैं तो हम कैम्फोर को अगर हम उसमें गैसीय विधि में चेंज कर रहे हैं तो ऊर्ध्वपातन विधि के ही द्वारा हम उसे कैम्फोर को ठोस में चेंज कर उसमें गैस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग की होती है, अब उसमें जैसे क्या काली स्याही में डाई एक रंग की ऐसी होती है, मतलब देखो मतलब इसे क्या है, क्रोमेटोग्राफी। अब ध्यान रखना, ये जो काली स्याही है, काली स्याही में जो क्रोमेटोग्राफी द्वारा इसे हम पृथक्करण कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो इसमें बस यही ध्यान रखना है आपको। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ इसलिए कि जो काली स्याही है उसके द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम इसे क्या कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दो घुलनशील द्रव्यों में ठोस को कैसे क्या कर सकते हैं। जब दो घुलनशील द्रव हैं, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, क्वेश्चंस बनते यहाँ से हैं। ये दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि दो घुलनशील द्रव्यों के ठोस को कैसे पृथक करेंगे, वो हम पृथक करेंगे आसवन विधि के द्वारा। हम उसे क्या करेंगे, आसवन विधि के द्वारा हम उसे मिश्रण को अलग करेंगे। जैसे आइए हम क्या करते हैं, देखो एसीटोन और जल का मिश्रण लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, हमें फ्लास्क लगाते हैं, फिर उसमें थर्मामीटर लगाते हैं, ठीक। अब उसमें लगाने के बाद हमने क्या करा, हमने थर्मामीटर लगाने के बाद जो भी हमारे वो हम उसको हीट करते रहते हैं। जैसे जितनी भी चीज़ें क्या होती हैं, देखो जितनी भी चीज़ें क्या होती है, वाष्प बन के आती हैं, वो क्या करती हैं, साइड थर्मामीटर के द्वारा वो यहाँ से निकल जाती हैं, ठीक है। जितना भी एसीटोन होता है, एसीटोन और जल इजीली क्या हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर दोनों चीज़ घुलनशील हैं तो उसको पृथक करने के लिए हम आसवन विधि का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं हम। देखो इस विधि को क्या है, आसन विधि कहा जाता है, और इसका उपयोग जो है वैसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य क्या होता है, अंतराल होता है, ठीक। इसमें क्या है, दो से जो अधिक घुलनशील द्रव है जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 से कम होता है, तो जिसका क्वथनांक 25 केल्विन से कम होता है, तो उन्हें हम प्रभाज्य आसवन विधि के द्वारा प्रयोग किया सकता है। जैसे उदाहरण में क्या है, वायु विभिन्न क्या है गैसों का पृथक्करण है, पेट्रोलियम उत्पादन में विभिन्न घटकों का पृथक्करण है। इसका जो उपकरण है वो साधारण आसवन विधि के द्वारा आसान होता है। केवल फ्लास्क और संघनन के बीच प्रभाज्य स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना
कि आसवन फ्लक्स यानी प्रभाजी आसवन फ्लक्स और संघनन के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ध्यान रखना कि जो दो घुलनशील पदार्थों को अगर हम पृथक कर रहे हैं तब हम आसवन का यूज करेंगे। अगर उसका मान अगर 25 केल्विन से कम है तब हम प्रभाजी आसवन विधि का द्वारा प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए इसमें मैंने आपको बता दिया है कि वायु में क्या होती है, विभिन्न गैसों का क्या होता है, पृथक्करण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या है, मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है आसवन प्रभाजी आसवन के द्वारा। अब आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।